नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का S1 कोचिंग सेंटर के इस खास सेशन में। आज हम लेकर आए हैं ग्रुप डी परीक्षा के प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में साइंस के प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और यह जो प्रश्न होता है वो अक्सर देखिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। इसीलिए आज के सेशन में हम इन प्रश्नों को हल करेंगे और उनके साथ साथ हम लोग इसमें क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला हम लोग 17 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 में पूछेंगे क्वेश्चंस को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है जो उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 2 है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए निराकरण अभिक्रिया, ठीक है, यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें अम्ल और क्षार एक साथ अभिक्रिया करके लवण और जल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, देखिए निराकरण अभिक्रिया को इंग्लिश में हम लोग जो है ना वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसलिए यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पे देखिए कुछ कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले बात जान लीजिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे कि यहाँ पे होगा पहला में कैल्शियम ऑक्साइड CaO है, और यहाँ पे इसके साथ जल यानी कि H2O के बीच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 बनाने की अभिक्रिया जो होता है उस संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है, ना कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न चित्रों में दर्शाई गई पादप कोशिकाओं में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पर पा सकते हैं। तो देखिए कहाँ पर पा सकते हैं, तो देखिए ये जो तीर के जो द्वारा 4 में दिखाया गया है ना, ये वाला यहीं पे हम लोग पा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब ऑप्शन 2 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रिक्तिका, जैसे हम लोग तीर 4 के द्वारा दर्शाया गया है चित्र में, अधिकांश पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। यह जल तथा पोषक तत्वों, प्रोटीन और अपशिष्ट उत्पादों सहित अलग अलग रसायनों के भंडार के लिए उत्तरदायी होता है। रिक्तिका जो होता है वो परासरणी तुला भी बनाए रखती है, वो संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है तथा अपशिष्ट पदार्थों के विघटन में भी शामिल होती है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या कि त्रिक में मध्य तत्व होता है, तो क्या होता है, देखिए क्या होता है, पहला और तीसरे तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान ये होता है। देखिए डोबेराइनर का त्रिक नियम ये क्या होता है, तो देखिए डोबेराइनर के त्रिक नियम के अनुसार जब तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करा जाता है ना, तो त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो लगभग अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के त्रिक में लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 7 होता है। पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिथियम और पोटेशियम के द्रव्यमान का जो औसत होगा वो सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के 23 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 39 प्लस यहाँ पे 7, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा, यहाँ पे 46 हो जाएगा। 46 को 2 से काटिएगा कितना होगा, 23 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, इसका इक्वल टू आ गया। तो ये होता है त्रिक का नियम। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाता है और उसके कार्य को क्षति पहुंचाता है। तो देखिए ये हो जाएगा HIV एड्स हो जाएगा। ठीक है, HIV एड्स। देखिए HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि एक वायरस होता है जो प्रतिरक्षा तंत्र के एक हिस्से पर हमला करता है और इसके कार्य को क्षति पहुंचाता है। उसके बाद देखिए एड्स। ठीक है, एड्स का भी फुल फॉर्म जान लीजिए, जहाँ से क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। देखिए एड्स जो होता है वो HIV संक्रमण का अंतिम चरण होता है। यह वायरस CD4 यानी कि टी कोशिकाएं नामक श्वेत रक्त कोशिकाओं को निशाना बनाता है। संक्रमण और अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। CD4 कोशिकाओं के निम्न स्तर के कारण शरीर के लिए संक्रमणों और बीमारियों को रोकना या फिर नियंत्रित करना ठीक हो जाता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है कि चंद्रमा की सतह से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा, तो कैसा दिखेगा, तो काला दिखेगा। ठीक है, काला दिखेगा। देखिए प्रकाश परिकर्णन जो है ये क्या होता है, तो देखिए प्रकाश परिकर्णन तब होता है जब प्रकाश की एक समानांतर किरण किसी गैस से गुजरती है और उसका एक भाग आपतित दिशा में अलावा अन्य दिशाओं में भी दिखाई देती है। इसे प्रकाश का परिकर्णन कहा जाता है। प्रकाश परिकर्णन के पीछे मूल विचार यह होता है कि प्रकाश अणुओं के द्वारा अवशोषित होता है और फिर अलग अलग दिशाओं में पुनः परिकर्णित होता जाता है। देखिए लाल प्रकाश सबसे कम परिकर्णित होता है, जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे ज्यादा परिकर्णित होता है।
ठीक है। लाल सबसे कम और बैंगनी सबसे ज़्यादा परिकर्णित होता है, स्कैटर होता है। प्रकाश के परिकर्णन के कारण आकाश का जो रंग होता है नीला होता है तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है। ये सब याद रखिएगा, कॉमन फैक्ट सही है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है कि लार में निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़ता है, जो एक जटिल अणु है तथा सरल शर्करा देता है। तो देखिए ये हो जाएगा लार एमाइलेज हो जाएगा, ठीक है, लार एमाइलेज। देखिए स्टार्च जो होता है वो क्या होता है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे शरीर के द्वारा ऊर्जा के रूप में उपयोग करने के लिए सरल शर्करा में तोड़ा जाना चाहिए। देखिए एमाइलेज वह एंजाइम होता है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज जैसी सरल शर्कराओं में तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि जो आपके शरीर में अधिकांश एमाइलेज जो होता है वो लार ग्रंथियों और अग्नाशय के द्वारा निर्मित होता है। उसके बाद देखिए पेप्सिन, पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि पेट में उत्पन्न होता है ये। उसके बाद यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। अगर यहाँ से सवाल बनेगा कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन तोड़ता है, तो पेप्सिन तोड़ता है। उसके बाद एक होता है ट्रिप्सिन, जो कि अग्नाशय में उत्पादित एक एंजाइम होता है। यह क्या करता है, तो प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ देता है, कौन, ट्रिप्सिन। उसके लिए होता है लाइपेज, लाइपेज एंजाइम होता है जो वसा को वसी अम्ल और फिर ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेथेनोइक अम्ल बिच्छुओं पौधों की पत्तियों के द्वारा स्रावित होता है, ये तो सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, ये भी सही है। जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में सड़न शुरू होता है, ये भी यहाँ पे सही है। उसके देखिए मुंह में मौजूदा बैक्टीरिया मुंह में मौजूदा बचे हुए भोजन कणों के विघटन से बेस का उत्पादन करता है, ये गलत हो जाएगा। यानी कि आप ऑप्शन डी तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेथनोइक अम्ल जो होता है वो वास्तव में बिच्छुओं पौधों की पत्तियों के द्वारा स्रावित होता है और यह उन पदार्थों में से एक है जो बिच्छुओं के संपर्क में आने पर व्यक्ति को चुभने वाली सनसनी पैदा करता है, इसलिए यहाँ पे कथन ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एसिटिक अम्ल जो है सिरके का मुख्य घटक होता है जो इसके अलग अलग खट्टे स्वाद और तीखी गंध में योगदान देता है, इसलिए यहाँ पे कथन 2 भी सही हो जाएगा। उसके देखिए दांतों के सड़न तब शुरू होता है जब मुंह में pH का मान 5.5 से नीचे चला जाता है। इस अम्लता के स्तर पर दांतों में मौजूद इनेमल का क्षरण होने लगता है जिससे सड़ने लगता है, ठीक है। यहाँ पे कथन 3 भी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुंह में बैक्टीरिया आमतौर पर खाद्य कणों के किण्वन से अम्ल बनाते हैं, ना कि बेस बनाते हैं, ठीक है। यह अम्ल मुंह के pH को कम करके दांतों की सड़न में योगदान देता है। नतीजन क्या होता है, यहाँ पे 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 4 गलत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक है ये बताना है। तो देखिए कौन सा घटक आवश्यक हो जाएगा, तो देखिए पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए, उसके बाद जल भी चाहिए, फिर सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सब चाहिए, ठीक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे जो होता है वो सूर्य के प्रकाश हो गया, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, खनिज और पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो यही क्या कहलाता है, ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक घटक होता है कौन कौन सा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, ये सब होता है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से अंदर जाता है, जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं। जो पत्तियां होता है, ठीक है, जो पत्तियां होता है, पत्तियां में छोटे छोटे छिद्र होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को रंध्र कहते हैं, इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। उसके बाद देखिए ये जो छिद्र होता है वो रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को स्टोमेटा यानी कि रंध्र कहते हैं। जल और खनिज पदार्थ पत्तियों तक उन वाहिकाओं के द्वारा पहुंचाए जाते हैं जो जड़ हो गया, तना हो गया, शाखा हो गया, पत्तियों में पाइपों की तरह चलता है ये, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए पूरा प्रकाश संश्लेषण का मैकेनिज्म यहाँ पे दिया गया फिगर में, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि डायलिसिस वह प्रक्रिया होता है जो रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाती है। जब गुर्दे की सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित होती है, डायलिसिस के चरण नीचे दिए गए हैं, तो बताना कि लेकिन उचित क्रम में नहीं है ये, ठीक है। तो कौन सा विकल्प है जो इन चरणों को सही क्रम दर्शाएगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे होगा धमनी से रेखा जाएगा, यानी कि यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद रोगी के रक्त को डायलिसिस द्रव के साथ एक टैंक से गुजारा गया, यानी कि यहाँ पे क्या सी के बाद बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अपवहन द्रव का असमाटिक दबाव रक्त के समान होता है सिवाय अपशिष्ट का, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रक्त से अपशिष्ट उत्पाद डायलिसिस द्रव में चला जाता है, उसके बाद डी हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में ये यानी कि रेखा से सिरा तक चल जाता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये होगा, यानी कि यहाँ पे सी बी ई डी ये कहाँ पर है, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 तब राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए डायलिसिस के पहले चरण में रोगी की धमनी से रक्त लेकर के उसे क्या करता है, डायलिसिस मशीन में डाल दिया जाता है। उसके बाद दूसरा चरण में क्या होता है, इस रक्त को एक टैंक से गुजारा जाता है जिसमें डायलिसिजिंग द्रव होता है, जिसे देखिए सावधानी पूर्वक संतुलित करा जाता है
ताकि क्या हो, ताकि अपशिष्ट उत्पादों को छोड़कर इसका ऑस्मोटिक दबाव जो होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर जिसको बोलते हैं, रोगी के रक्त के समान हो जाए। उसके बाद तीसरा चरण क्या होता है, यह सुनिश्चित करता है कि डायलिसिस द्रव में सही ऑस्मोटिक दबाव हो, जिससे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को निकाले बिना ही रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को द्रव में हस्तांतरित करने की सुविधा प्राप्त हो जाए। उसके बाद होता है चौथा चरण। इसमें क्या होता है, वास्तविक विनिमय होता है। रक्त जहाँ पे देखिए रक्त से अपशिष्ट उत्पाद डायलाइजिंग द्रव में चले जाते हैं, जिससे रक्त प्रभावी रूप से साफ हो जाता है और अंतिम चरण में साफ किए गए रक्त को सीधा के माध्यम से रोगी के शरीर में वापस भेज दिया जाता है। तो इतना पूरा प्रोसेस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कि वह क्रियात्मक समूह जिससे में एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होता है क्या कहते हैं, तो उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, COOH होता है, जिसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु शामिल होता है और एक हाइड्रोक्सिल समूह में और दूसरा कार्बोनिल समूह होता है। उसके बाद जान लीजिए कि इस क्रियात्मक समूह की जो उपस्थिति के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों में 2 ऑक्सीजन परमाणुओं की उपस्थिति में उनकी हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिससे क्या होता है, जिससे वे समान अनुभार वाले अन्य कार्बनिक यौगिकों की तुलना में जल में अधिक घुलनशील हो जाता है। उसके बाद देखिए होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है सामान्यतः जैविक प्रणालियों में पाए जाते हैं और अलग अलग रासायनिक उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्या कि दिए गए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है। जहाँ पे देखिए यहाँ पे SO2 हो गया, H2S हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा जुटने के बाद 3S + 2H2O बनेगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। तो बोला था कितना होगा यहाँ पे, तो कितना अणु बनेगा, 2 अणु बन जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे समीकरण ये दिया गया था। समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें दोनों पक्षों पर क्या करना पड़ता है, प्रत्येक तत्वों की जो परमाणु की जो समान संख्या होता है वो समान करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे के 2 अणुओं को जोड़कर हम सल्फर S परमाणु की संतुलित कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस साइड में जो है वो ऑक्सीजन क्या है, 2 ठो है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ठो था, तो 1 ठो को 2 को बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। जब हाइड्रोजन 4 होगा तो यहाँ पर भी तो 4 बनाना होगा हाइड्रोजन को, तो 4 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इसको 2 से यहाँ पे गुना कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद ये कि H2S को में 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलाकर कुल 4 परमाणु यहाँ पे बना लेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन को 4 होगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे H2S के 2 अणुओं की संख्या यहाँ पे होगा, यही पूछा था कितना अणु होगा, तो 2 अणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि माना एक मानव बाल की मोटाई 30 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। यदि रेशमी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करती है और 60 सेंटीमीटर मोटाई के बाल का प्रतिबिंब प्राप्त करती है, तो बालों को दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा है, यानी कि यहाँ पे आपसे U पूछा है, ठीक है, U निकालना है। तो सबसे पहली बात यहाँ से जान लीजिए कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो देखिए दर्पण का सूत्र होता है 1/f होता है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या 1/v प्लस यहाँ पे 1/u होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू बैठा दीजिए। तो जैसे यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया था, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वस्तु का ऊंचाई, ठीक है, यहाँ पे h डिनोट यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे H∈0 यहाँ पे दिया था कितना, इसका 30 माइक्रोमीटर दिया था, ठीक है। उसके बाद इसका H1 दिया था कितना, तो 60 सेंटीमीटर दिया था। और यहाँ पे देखिए फोकस दूरी यानी कि एफ का वैल्यू दिया था कितना, 25 सेंटीमीटर दिया था एफ का वैल्यू। उसके देखिए आवर्धन यानी कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये एम का फॉर्मूला क्या आता है, वो होता है H1 बाई यहाँ पे क्या H0 ही होता है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए कितना वैल्यू दिया था। उसके बाद जान लीजिए यहाँ पे जो यहाँ पे निकालेंगे ना, यहाँ पे देखिए H1 का वैल्यू कितना, यहाँ पे 60 दिया था। और यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे माइक्रो दिया गया है तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे कितना होगा, 10⁴ हो जाएगा, ठीक है, हो गया। उसके यहाँ पे नीचे कितना दिया था, 30 माइक्रोमीटर दिया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से हम लोग चेंज करेंगे किस माइक्रोमीटर में, तो सेंटीमीटर को माइक्रोमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁴ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 2 गुना कितना होगा 4 जीरो, तो कितना होगा यहाँ पे फाइनली 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 20,000 हो जाएगा कि यहाँ पे एम का वैल्यू कितना निकलेगा, तो एम का वैल्यू आपका निकल जाएगा कितना, तो 20,000 निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एम यानी कि आवर्धन का फॉर्मूला फिर से यहाँ पे क्या होता है -v बटे यहाँ पे u होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एम का वैल्यू निकाले, वैल्यू कितना दिया था, यहाँ पे 20,000 दिया था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या यहाँ पे 20,000 लिख लीजिए इसको, उसके फॉर्मूला क्या था -v बटे यहाँ पे u। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे v का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -20,000, यहाँ पे u हो जाएगा, v का मान कितना -20,000 u हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या था, 1/f होता है, इक्वल टू यहाँ पे क्या 1/v प्लस यहाँ पे क्या 1/u होता है।
जब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो फाइनली यहाँ पे देखिए एफ का वैल्यू दिया था कितना 1/25 हो गया। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे माइनस में 1/, यहाँ पे 20,000 हो जाएगा। उसके यहाँ पे प्लस में यहाँ पे 1/, का यू हो जाएगा। यहाँ पर भी यहाँ पे यू था, ठीक है। जब इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे ना, तो फाइनली सॉल्व करने के बाद इसका अप्रोक्स में कितना आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो अप्रोक्स में इसका -25, ठीक है, सेंटीमीटर आएगा। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बालों को दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 4 तब राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे 17 में, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17 समूह में कोई भी धात्विक तत्व नहीं होता है। देखिए समूह 17 के तत्वों को हेलोजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और ये अधातु होता है। और इन तत्वों में देखिए कौन कौन सा होता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब शामिल होता है। हेलोजन अत्यधिक क्रियाशील होता है, जो विशेष रूप से क्षार धातुओं और क्षारीय मृत धातुओं के साथ तथा अनेक प्रकार के लवण बनाती हैं, और ये अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन गैस होते हैं, जबकि ब्रोमीन एक तरल पदार्थ होता है, और आयोडीन और एस्टेटीन कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है। समूह में नीचे जाने पर हेलोजन की क्रियाशीलता क्या होता है, घटने लगता है, जिससे फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व हो जाता है इस तरह। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि एक सुई को फोकस दूरी f वाले उत्तल दर्पण के ध्रुव से 2.5 f दूरी पर रखा गया, तो देखिए का आवर्धन कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसको देखिए बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे दर्पण सूत्र अभी जस्ट बताए थे, कितना होता है 1/f इक्वल टू यहाँ पे 1/u प्लस यहाँ पे का 1/v होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए उसके बाद एक होता है फॉर्मूला क्या, यहाँ पे f, देखिए एक होता है यहाँ पे आवर्धन, ठीक है। यहाँ पे आवर्धन m का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये f का यहाँ पे f माइनस यहाँ पे f माइनस u होता है, ठीक है। इस तरह से भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे f का वैल्यू यहाँ पे दिया था, यहाँ पे f का रहने दीजिए, और यहाँ पे f माइनस यहाँ पे दूसरी u का वैल्यू दिया था कितना -25, तो यहाँ पे कितना माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस कितना 2.5 यहाँ पे f हो जाएगा। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा देखिए यहाँ पे f बाई यहाँ पे 35, ठीक है, 35f हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे m का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे m का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/, यहाँ पे 3.5 आएगा। ये पॉइंट ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 का टेबल से कटेगा 2 बार में, 7 बार में, यानी कि यहाँ पे फाइनली m का वैल्यू कितना आएगा 2/7 आया। यही तो पूछा था कि इसका देखिएगा आवर्धन कितना होता है 2/7, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ये तब राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई डैश होती है, तो कितना होती है। तो देखिए चुंबक क्षेत्र की लंबवत होती है तो होता है ये। देखिए धारावाहक कंडक्टर पर चुंबक क्षेत्र में कार्य करने वाला बल जो होता है वो लॉरेंट्ज बल समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है F बराबर क्या होता है, वो BI L sin थीटा होता है, जहाँ पर F क्या होता है, एक बल होता है, फोर्स होता है, B क्या होता है, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता दर्शाता है, और I यहाँ पे धारा करंट दर्शाता है। उसके बाद L क्या दर्शाता है, L यहाँ पे कंडक्टर की लंबाई दर्शाता है, और थीटा क्या होता है, तो कंडक्टर और चुंबक क्षेत्र के बीच का कोण दर्शाता है ये, ठीक है। देखिए बल को अधिकतम करने के लिए हमें साइन फंक्शन यानी कि साइन थीटा को अधिकतम करना होगा, और साइन फंक्शन अपना अधिकतम मान 1 तब प्राप्त होगा जब थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री रखा जाएगा, तो यहाँ पे अधिकतम 1 आएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बल होता है वो अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई चुंबक क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि लंबवत रखेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा थीटा, ठीक है। तो 90 डिग्री में इसका वैल्यू 1 होता है जो कि अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि दो तार समान लंबाई और समान प्रतिरोध के हैं, लेकिन उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान 1:8 होता है, तो उनके प्रतिरोधकता का अनुपात कितना होगा ये बताना है। तो कितना हो जाएगा 1:8 ही हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ चलिए जान लेते हैं। देखिए किसी तार का जो प्रतिरोध होता है यानी कि जो R होता है उसका फॉर्मूला होता है क्या था, ए रो, ठीक है, A/L/A होता है, जहाँ पर देखिए रो जो होता है वो प्रतिरोधकता होता है, L लंबाई होता है, और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया होता है। चूंकि देखिए दोनों तारों की जो लंबाई और प्रतिरोध का जो होता है क्या था वैल्यू समान होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो उनके अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल के आधार पर उनके प्रतिरोधकता का जो अनुपात होता है निर्धारित कर सकते हैं। इसीलिए उनके जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 1:8 हो जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि एक तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दूसरे से 8 गुना बड़ा होगा, ठीक है। ये जो होगा ये दूसरे से कितना 8 गुना बड़ा होगा। उसके बाद यह देखते हुए कि प्रतिरोध क्षेत्र ये के व्युत्क्रमणानुपाती हुआ उल्टा होगा और बड़े क्षेत्र वाले तार की प्रतिरोधकता कम होगी यदि अन्य सभी कारक स्थिर हैं, हालांकि चूंकि उनके प्रतिरोध समान होते हैं और लंबाई बराबर होते हैं, इसलिए समीकरण को संतुलित करने का एकमात्र तरीका यह होता है कि अलग अलग प्रतिरोधकता उनके क्षेत्रों की अनुत्क्रमणानुपाती हो, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा प्रतिरोधकता का मान 1:8 ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए वही रोज होता है जो प्रतिरोधकता होता है वो एरिया का समानुपाती होता है, इसलिए जैसा दिया गया वैसे इसका आंसर आ जाएगा तब।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि डैश की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए कम्यूटेटर का उपयोग करा जाता है। तो देखिए डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में प्रयोग करा जाता है। देखिए कम्यूटेटर एक विद्युत स्विच है जो मोटर या फिर जनरेटर में रोटर और बाहरी सर्किट के बीच धारा की दिशा को समय समय पर उलट देता है, जिसका उपयोग देखिए डीसी मोटर में मोटर कुंडली में धारा की दिशा बदलकर प्रत्यक्ष धारा प्रदान करने के लिए करा जाता है, जिससे सुचारू संचालन सुनिश्चित करा जा सके। देखिए डीसी जो होता है यानी कि डायरेक्ट करंट जो होता है वो जनरेटर में कंप्यूटर जनरेटर की कुंडली में प्रेरित एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट को एक देशीय धारा यानी कि डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है। देखिए कंप्यूटेटर जो होता है वो बाहरी सर्किट में धारा की दिशा स्थिर बनाए रखने में मदद करता है, जो डीसी मशीनों की कार्यक्षमता के लिए वो महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि छोटे कण डैश और डैश रंग के प्रकाश को सबसे अधिक बिखेरते हैं, दूसरी ओर बड़े कण जो होता है डैश और डैश रंग के प्रकाश को सबसे अधिक बिखरता है। तो कौन हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे बैंगनी, देखिए जो छोटा कण होता है वो बैंगनी और फिर नीला ये प्रकाश को सबसे ज़्यादा बिखरेगा, और दूसरी ओर जो बड़े कण लाल और नारंगी रंग प्रकाश को सबसे अधिक बिखरेगा। ये हो जाएगा यानी कि बैंगनी, नीला, लाल, नारंगी ये हो जाएगा। देखिए रेले परिकर्णन, ठीक है, एक रूल होता है रेले परिकर्णन। ये क्या होता है? एक ऐसी घटना होता है जो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से बहुत छोटे कणों के द्वारा प्रकाश के परिकर्णन को वर्णित करता है। बैंगनी और नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होता है वो छोटी होती है तथा वायुमंडल में छोटे कणों के द्वारा इनका प्रतिकर्णन जो होता है सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण दिन के समय आकाश क्या होता है? नीला दिखाई देने लगता है। लाल और नारंगी प्रकाश जिनकी तरंग दैर्ध्य लंबी होती है छोटे कणों के द्वारा कम परिकर्णित होते हैं, लेकिन वायुमंडल में बड़े कणों से अधिक प्रभावित होते हैं, जिससे क्या होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल और नारंगी रंग दिखाई देने लगता है। और यह जो परिकर्णन होता है सिद्धांत प्रकाश के रंग और अलग अलग वायुमंडलीय घटनाओं को समझने में महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो ये सीसा हो जाएगा। ये देखिए प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला जो होता है, तो देखिए प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला घटती प्रतिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित धातुओं की एक सूची होती है, और यह जो होता है निर्धारित करने में मदद करता है कि एकल विस्थापन प्रतिक्रिया में कौन सी धातु दूसरे विस्थापन करेगा। सीसा का स्थान देख लीजिए कि सीसा का स्थान दिए गए विकल्पों में शीशे को प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में नीचे रखा गया है, जो यह दर्शाता है कि जस्ता हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लोहे की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होता है। उसके बाद होता है विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होता है? तो अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है। चूंकि सीसा जो होता है कम क्रियाशील धातु होता है, इसीलिए ऐसी अभिक्रियाओं में इसके द्वारा अन्य धातुओं को विस्थापित करने की संभावना जो होता है कम होता है, क्योंकि देखिए सीसा तो वैसे भी क्या था कम क्रियाशीलता वाला धातु होता है, तो ये अधिक अभिक्रियाशील धातु को नहीं हटा सकता है। उसके बाद संक्षारण का प्रतिरोध अपनी कम प्रतिक्रियाशीलता के कारण जो सीसा होता है वो अन्य सूचीबद्ध की तुलना में संक्षारण के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया की प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो देखिए वो H2O और नमक ये होता है। देखिए उदासीनीकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ मात्रात्मक रूप से अभिक्रिया करता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में देखिए अम्ल से हाइड्रोजन यानी कि H+, क्षार से हाइड्रोक्साइड आयन OH- के साथ संयोजित होकर जल यानी कि H2O बनाते हैं। उसके वजह से उदासीनीकरण अभिक्रिया का दूसरा उत्पाद लवण होता है, जो क्षार के धनायन और अम्ल के ऋणायन से बनता है। और इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया होता है वो कई प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण होता है, जैसे अलग अलग रसायनों का निर्माण, अपशिष्ट जल उपचार तथा पेट के अम्ल का ये सब निष्प्रभावीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि यदि 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 9 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो 6 वोल्ट प्रतिरोधक के बीच विभवांतर कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल होता है ये R1 प्लस ये R2 होता है प्लस यहाँ पे R3 होता है, इस तरह होता है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 + 2 + 6 इक्वल यहाँ पे कितना होगा? तो 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 क्या? 11 ओम हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो होता है आई का फॉर्मूला क्या होता है? तो V/R होता है। ठीक है, V/R होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए जो ये V का मान दिया था कितना? तो 9 दिया था, और R अभी जस्ट निकाले 11, यानी कि आई का मान कितना निकला? 9/11। जब उसको अप्रोक्स में लेना चाहेंगे तो कितना होगा? 0.818 एम्पियर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फॉर्मूला फिर से क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है कि V बराबर होता है I × R होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 0.818 गुना यहाँ पे कितना? 6 हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अप्रोक्स में कितना आएगा? तो 4.9 इसका वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 तब राइट आंसर हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर भी वैसे ही बनाया गया है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ही सामग्री के दो तारों पर विचार करना है, लेकिन उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात 2:5 दिया गया है और उनके लंबाई का अनुपात कितना दिया, 7:5 दिया है। बोलता है कि यदि समान मात्रा में धारा उनके माध्यम से प्रवाहित हो रही है, जब उन्हें क्रमशः V1 और V2 वोल्टेज वाली दो बैटरियों से जोड़ा जाता है तो V1 और V2 का अनुपात बताना है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये 7:2 ही हो जाएगा। कैसे हुआ चलिए जान लेते हैं। देखिए एक तार प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि जो R होता है वो देखिए यहाँ पे लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, और यही जो R होता है उसके एरिया के क्या होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए जी R हमको रो R बराबर क्या था, रो, ये R बराबर क्या होता है, तो ये रो, ये L बटे ये होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो R होता है, जो प्रतिरोध होता है, वो एरिया का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, और ये लंबाई का समानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि उनकी लंबाई का अनुपात 7:5 दिया है, ठीक है, और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात कितना, 2:5 दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे चूंकि दोनों बैटरियों से जुड़ने पर दोनों तारों के समान धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए प्रत्येक तार में वोल्टेज को ओम के नियम यानी कि यहाँ पे V बराबर IR का उपयोग करके हम लोग निर्धारित कर सकते हैं कि जहाँ पे I धारा है और R प्रतिरोध है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज V1 और अनुपात V2 जो होगा, इसका अनुपात क्या होगा, तो प्रतिरोध के अनुपात के समानुपाती होगा, जिसे हम लोग दिए गए आयामों से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो V1 और V2 का अनुपात क्या होगा, 7:2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए बेसिकली जब इसको सॉल्व करें यहाँ पे 7/5 बट यहाँ पे 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7/5 यहाँ पे हो गया, ऊपर में यहाँ पे 5, यहाँ पे नीचे 2 आ गए, तो काट देंगे कितना होगा, 7:2। इसका इस तरह करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति डैश हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवसर्व तरंगें कहा जाता है। तो 20 हर्ट्ज से कम होता है तो उसे अवसर्व तरंगें कहा जाएगा। देखिए ध्वनि तरंगें, अनुदैर्घ्य तरंगें और आवृत्ति को 1 सेकंड में होने वाले तरंग चक्रों की संख्या के रूप में परिभाषित करा जा सकता है। यानी कि देखिए ध्वनि तरंगें के वे प्रकार जिनकी आवृत्तियां मानव श्रवण की सर्व सीमा से कम होती है, हालांकि देखिए इंफ्रासोनिक वेव, तो उसे देखिए 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका चक्र के किस चरण को दूरी चरण कहा जाता है, जहां गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों तक पहुंचते हैं और DNA के पतले स्टैंडर्ड में खुला जाते हैं, स्पिंडल फाइबर लुप्त हो जाते हैं और नाभिक के झिल्ली फिर से प्रकट हो जाती है। तो देखिए हो जाएगा टेलोफेज होता है, टेलोफेज। देखिए माइटोसिस के 5वें और अंतिम चरण को टेलोफेज कहा जाता है, ठीक है। देखिए यह जो होता विधि मूल कोशिकाओं के केंद्रक में मौजूद नकल आनुवांशिक सामग्री के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजित करता है। देखिए एक बार नकल किए गए जोड़े गए गुणसूत्रों को अलग कर दिया जाता है और कोशिकाओं के ध्रुवों या फिर विपरीत पक्षों पर लाया जा सकता है, जिसे टेलोफेज कहा जाता है। उसके देखिए साइटोप्लाज्मा से परमाणु DNA को अलग करने के लिए टेलीफेज के दौरान गुणसूत्रों के प्रत्येक सेट के चारों ओर एक परमाणु झिल्ली विकसित हो जाने लगता है। गुणसूत्र कम सघन होकर बिखरने लगता है। उसके बाद क्या होता है, कोशिका साइटोकाइनेसिस नामक एक प्रक्रिया से गुजरने लगता है, जो टेलीफेज के साथ साथ पैतृक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्मा के 2 संतति कोशिकाओं में अलग हो जाता है। और इस प्रकार जो होता है कोशिका चक्र के इस चरण को ही हम लोग दूरी चरण कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और उसके प्रवृत्त होने के समानुपाती होता है। तो ये जूल का नियम हो जाएगा। देखिए जूल का नियम, इसे जूल तापन के नियम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि किसी भी चालक में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसमें प्रवृत्त धारा के वर्ग चालक के प्रतिरोध और धारा प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है। उसके बाद देखिए इसका फॉर्मूला होता है H = क्या होता है, वो I²RT ये होता है, ठीक है। जहाँ पे देखिए जूल के नियम का उपयोग अलग अलग घटनाओं को समझने के लिए करा जा सकता है, जैसे कि बिजली के तार को गर्म होना, प्रकाश बल्ब का संचालन और माइक्रोवेव ओवन में भोजन का गर्म होना, ये सब हो जाएगा। देखिए जूल का नियम भौतिकी और इंजीनियरिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होता है, जिसका जो उपयोग है अलग अलग प्रकार के उपकरणों अनुप्रयोगों में करा जा सकता है, और यह हमें यह समझने में मदद करता है कि बिजली और गर्मी कैसे संबंधित होता है, ठीक है। तो बस इतना था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ग्रुप डी के अगले चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।